गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ लिया था, उसका डायग्राम बन गया था। अब प्लांट सेल को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि जो प्लांट सेल है आपका, प्लांट सेल में हमने देखा था कि प्लांट सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है वो कहाँ होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये जो सेल वॉल होता है ये बना होता है आपका सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। ये कैसा होता है आपका, एक हार्ड सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है आपका, हार्ड सब्सटेंस है। और इसी से क्या होता है कि आपका प्लांट को एक प्रोटेक्शन मिलता है। ये हार्ड सब्सटेंस के कारण क्या होता है, प्लांट को क्या मिलता है, आपका प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आपका न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है हमें, न्यूक्लियस। तो देखो ये स्ट्रक्चर है आपका, नेक्स्ट पॉइंट था आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यही आपका ब्रेन ऑफ द सेल भी है। ये क्या है आपका, ब्रेन ऑफ द सेल। देखिए ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये रहा आपका न्यूक्लियस। अब देखिए हमको पता था कि न्यूक्लियस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये आपके कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसी को कहते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। मतलब ये कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर करते हैं, इट ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to another. It transfer characters from one generation to another. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो चीजें और होती है बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए के अंदर में दो आपके टू जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं आपके टू जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने वाला है, जैसे सपोज जैसे मम्मी का कलर आपके कलर से मैच करता है, मम्मी की हेयर कलर आपके कलर से मैच करते हैं। ठीक है, सभी फीचर्स जो होते हैं मदर और फादर में, वही कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं। तो इसके अंदर वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ कनेक्ट होते हैं आपके, इस जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल आपके टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। एक होता है आपका डीएनए। पहला कौन सा होता है आपका डीएनए, जिसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है आपका आरएनए। दूसरा क्या होता है आपका आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर जो था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो कैसे स्प्रिंग के शेप में है ना, इसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये दिया था आपको एक साइंटिस्ट ने, दो लोगों ने मिलकर, जिसका नाम था वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, लिखिए ठीक है। अब देखिए इसी के बेसिस पर आपकी सेल का क्लासिफिकेशन हुआ है। यही न्यूक्लियस के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या हुआ, आपका सेल का क्लासिफिकेशन। क्या आपने कभी ये वर्ड सुना है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? देखिए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन थी आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म which do not have nuclear membrane,
ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जिसके अंदर आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन आता है, इन दोनों के बीच का क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं आपके, और कैरियोटिक आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर सबसे पहला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल होते हैं आपके बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी का दूसरा नाम क्या है आपका? और साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, हमारे सेल में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके? प्लांट्स। कौन होते हैं आपके? प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स और डॉग्स और इट सब। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या होता है? अब हमने पढ़ा यहाँ पे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ओनली वन और सिंगल क्रोमोसोम। क्या होता है? ओनली वन और सिंगल क्रोमोसोम, ओनली वन और सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होता है आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में? मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम आपके सिंगल होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है? मोर देन वन। तो तीन डिफरेंस बिटवीन हो गए। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा आपका? इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है आपका? मोर देन वन क्रोमोसोम है। फिर तीसरा क्या होगा आपका? एग्जाम्पल। तीसरा क्या होगा आपका? एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। अब देखो, और ये वाली जो सेल होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल सबसे छोटी सेल होती है। these are small as compared to eukaryotic cell. These are small as compared to eukaryotic cell. एग्जाम्पल हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी? बैक्टीरिया की सेल, जिसका नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। क्या नाम था? माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। सिमिलरली ये कैसी सेल होगी आपकी? दिस सेल्स आर बिगर इन साइज, दिस सेल्स आर bigger in size as compared to prokaryotic cell, as compared to prokaryotic cell. ठीक है, एग्जांपल आपकी कौन सी सेल होगी? सब जैसे मैंने बोला एनी ह्यूमन सेल लाइक ब्लड सेल, आपकी लीवर सेल, ठीक है, नर्व सेल, सभी सेल इसके अंदर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आएंगे आपके सेल ऑर्गेनल। अब हम किसकी बात करेंगे? आपकी सेल ऑर्गेनल्स की। देखिए, अब सबसे पहले सेल ऑर्गेनल समझने से पहले आपको ये पता चलेगा ऑर्गेनल का मतलब होता क्या है, सेल ऑर्गेनल का मतलब होता क्या है। तो जो भी आपका सेल है, न्यूक्लियस का इसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें जुड़ा रहता है, ऐसा रफ टाइप का, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम पहला पढ़ते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को क्या कहते हैं? ईयर। इसी को क्या कहते हैं? ईयर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके टू टाइप्स के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आपके? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या होता है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ हमको नाम से पता चल रहा है, रफ का मतलब क्या होता है? इसकी सरफेस कैसी है? फिनिश नहीं है, खुरदुरा सा है। तो सपोज अगर ये स्ट्रक्चर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसे स्ट्रक्चर है? इस पे राइबोसोम कनेक्ट करते हैं। इस पे क्या रहता है? ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ठीक है, इसी के कारण इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है? रफ। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू। इसमें राइबोसोम क्या होता है आपके? अटैच होते हैं। यहाँ पे नो राइबोसोम, यहाँ पे भी राइबोसोम है क्या आपका? नहीं, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम आपका अटैच नहीं है। ठीक है, अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज द साइट फॉर, इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे किसके साइट होगा? आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका बनता है लिपिड्स। यहाँ पे क्या बनता है आपका? लिपिड्स। तो आपकी बॉडी का जो प्रोटीन है वो कहाँ बनता है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज गोल्गी एपरेटस। क्या होता है? गोल्गी एपरेटस। देखो इसका काम क्या होता है? गोल्गी एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये क्या करता है? सपोज आपके सेल में कोई भी एनर्जी बनी या कोई भी मॉलिक्यूल आपका बना, उसको ट्रांसफर करना है। सपोज जैसे आपको चोट लग गई, आपको क्या हुआ भाई? चोट लग गई। सपोज आपको हाथ में चोट लग गई। हाथ में चोट लगने का मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो भी सेल है वो क्या होगी? आपकी डैमेज। क्या होगी? यहाँ की सेल आपकी डैमेज हो गई, पूरी की पूरी सेल आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। कुछ सेल आपकी मर गई, कुछ सेल आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। तो प्रोटीन क्या करेगा आपका? हमको पता है कि प्रोटीन क्या करता है? आपकी बॉडी की सेल को क्या करता है? रिपेयर। क्या करता है प्रोटीन? आपकी बॉडी की सेल को क्या करता है? रिपेयर करता है। तो अब आपको पता है कि सेल से मुझे प्रोटीन निकाल के कहाँ देना है? जहाँ पे भी मेरा डैमेज पार्ट है वहाँ पर। तो ये क्या करता है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ऐसे कवर करता है, जैसे अपन गिफ्ट रैप करते हैं ना। सपोज जैसे मैंने गिफ्ट रैप किया, ये गिफ्ट है अपना, इसको रैप करना है मेरे को। तो सिमिलरली वो ऐसे ही करता है। क्या करता है? इसको रैप कर देता है। किसको? आपके बॉडी। तो इसका काम क्या होता है? ये आपका करता है पैकिंग, पैकेजिंग ऑफ सेल। क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ सेल। साथ में इसका ट्रांसपोर्टेशन मॉडिफिकेशन भी करता है। तो मतलब सपोज अगर मुझको यहाँ पे, सपोज ये आपका हैंड है, यहाँ पे चोट लगी आपको, यहाँ पे क्या लगी? चोट। तो सपोज यहाँ की जितनी भी सेल होंगी सब क्या करेंगे? अपने बॉडी में जो बना प्रोटीन है कहाँ देंगे? यहाँ पर देंगे इसको टिश्यू को भरने के लिए। यहाँ के टिश्यू क्या करेगी? भरने के लिए देंगे। ठीक है, दूसरा काम होता है इसका स्टोरेज। दूसरा काम क्या होता है इसका? स्टोरेज। और तीसरा होता है इसका मॉडिफिकेशन। तो पैकेजिंग, तीन काम होते हैं इसके: पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। ठीक है, अब आएंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दीपिका? पावर हाउस। वेरी गुड। और कुछ आगे? कैसा स्ट्रक्चर होता है? किस फॉर्म में एनर्जी देता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये हमारे सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये क्या करता है? हमारे सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। एक्चुअली होता क्या है? आपके सेल के अंदर एडीपी होता है। एडीपी क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस एडीपी के साथ फिर क्या जुड़ता है? आपके फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। इसके साथ क्या जुड़ता है? आपका फॉस्फेट का
मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है आपके पास, डाई मतलब क्या होता है 2, तो फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर एक और आ गया, और कुल मिला के फॉस्फेट के मॉलिक्यूल कितने हो गए 3, और नाम बन जाता है आपका एटीपी। क्या नाम बन जाता है एटीपी। इसको क्या बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी को हम क्या कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यही है आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये देखो कैसा होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखो 2 लेयर थी, 1 और 2, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपका डबल लेयर स्ट्रक्चर। कैसा है स्ट्रक्चर है डबल लेयर स्ट्रक्चर। ये आईएमपी क्वेश्चन है कि कैसा स्ट्रक्चर है इसका डबल लेयर स्ट्रक्चर। अब देखो हमने क्या कहा था कि आपके जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके क्रोमोसोम में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रोमोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का सेल्फ डीएनए होता है, उसका खुद का भी क्या होता है आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सेल के 2 ऑर्गेनेल है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, एक आपका है क्या न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में आपके 90% 99% आपके डीएनए होते हैं, कुछ परसेंट के डीएनए कहाँ होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर खुद का उसका क्या प्रेजेंट है डीएनए, ठीक है। अब इसके बाद आता है टॉपिक आपका वैक्यूल। पता है आपको वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स आपने सुना है फूड वैक्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स का काम होता है आपका स्टोरेज करना। वैक्यूल का काम क्या होता है स्टोरेज। कोई भी फूड आपका लिक्विड में हो या सॉलिड में, उसको क्या करना स्टोरेज करना, ठीक है। वैक्यूल्स हमने देखा था कि जो आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल, यहाँ पर वैक्यूल्स क्या होते थे बहुत सारे छोटे छोटे थे, मैनी स्मॉल फूड वैक्यूल्स होते हैं। मैनी स्मॉल क्या होते हैं फूड वैक्यूल्स, पर नंबर्स इन बट इन लार्ज नंबर, पर बहुत सारे नंबर होते थे। सिमिलरली वैक्यूल्स जो है आपके, ये आपका प्लांट वैक्यूल्स अगर है, प्लांट सेल है, तो यहाँ पर भी कैसा वैक्यूल था, एक ही वैक्यूल था, वो कैसा था आपका बड़ा, तो सिंगल फूड वैक्यूल, सिंगल फूड वैक्यूल, वो भी कैसा था आपका सेंटर में प्रेजेंट था, मतलब सेंट्रली प्रेजेंट। कैसा था आपका सेंट्रली प्रेजेंट, मतलब बीचों बीच में प्रेजेंट था। हमने पढ़ा था डायग्राम में, ऐसा डायग्राम पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर पढ़ा था आपका, ठीक है। बाकी फिर ऐसा था, ठीक है। ठीक है, अब हम आएंगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले जब हमने क्लास स्टार्ट करी तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। वेरी गुड, पहला डिफरेंस बिटवीन का वही लिखेंगे। तो टेबल बनाइए आपका प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो एक जगह पे लिखेंगे हम आपका एनिमल सेल और एक जगह पे हम क्या लिखेंगे आपका प्लांट सेल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे कि सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट है क्या आपका, सेल वॉल कैसी है आपकी एब्सेंट है, और यहाँ पे सेल वॉल क्या होगा आपका प्रेजेंट। दूसरा, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स कैसे थे, छोटे छोटे और ज्यादा क्वांटिटीज में। वैक्यूल्स आर स्मॉल बट vacuoles are small but in large number, Similarly plant cell में देखो vacuoles जो होंगे आपके plant cell में, vacuoles कैसे होते हैं, vacuole is single and centrally present। कैसा होगा centrally present। अब जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है आपका, ये सेंट्रली प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है आपका, न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर,
न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। यहाँ पर क्या होता है, फूड वेहिकल आपको बड़ा रहता है, सेंटर में रहता है इसी दूसरे का। सपोज जैसे ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका क्या है, प्लांट सेल। तो ये ऐसा बड़ा सा वेहिकल रहता है सेंटर की तरह, तो न्यूक्लियस आपको वन साइड में, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सेल। कोई भी सेल के एक साइड में क्या होगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमको नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड नाम की चीज है जो आपके प्लांट सेल में होती है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है आपका, फोटोसिंथेसिस। वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड इसका प्रेजेंट है, प्लास्टिड इज अपसेट। इसके प्लास्टिड है क्या, नहीं, प्लास्टिड क्या है, अपसेट। यहाँ पे क्या है आपका, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड अपसेट क्या है, प्लास्टिड इज प्रेजेंट। यहाँ प्लास्टिड क्या है आपका, प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, हमको अच्छे से पढ़ना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे है आपका, यहाँ पर पांचवा पॉइंट क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द outermost layer of the cell. Plasma membrane is the outermost layer of the cell. और यहाँ पर क्या होगा, outermost layer कौन सी है यहाँ पे, वेरी गुड, cell wall is the outermost layer. Cell wall is the outermost layer. Cell wall is the outermost. Cell wall is the outermost layer. ठीक है, तो चैप्टर आपका बहुत इजी है। आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंट बिटवीन इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंस है, किस किसने कौन का इन्वेंशन किया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का इन्वेंशन किया। वुड सेल कैसी थी आपकी, डेड सेल। देन 1674 में आपका ल्यूविनॉक ने सब किया। उसके बाद पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन। फिर आपके हर एक ऑर्गेनेल्स का फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, गोल्गी एप्परेटस का फंक्शन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए तुषार सर के विज्ञान के साथ और सीखिए बहुत से नए ऑब्जेक्ट बहुत इजी लैंग्वेज में। थैंक यू।